Hello and welcome to Quantum Classes. Assalamu alaikum all my dear students. I hope all of you are doing great, having great time और एग्जाम की तैयारी बड़े मजे में चल रही होगी। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने यहां पे स्टार्ट किया है क्लास 12th केमिस्ट्री की एक एग्जाम स्पेसिफिक सीरीज, जिसमें हमने पहला चैप्टर केमिस्ट्री का स्टार्ट करा था, दैट इज सॉल्यूशंस, और आज सॉल्यूशन का चैप्टर टॉपिक नंबर 3 हम शुरू करने जा रहे हैं। और जो ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हैं उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आप क्लास 12th केमिस्ट्री बोर्ड ओरिएंटेड कोर्स देख सकते हैं। और इसके जो नोट्स हैं, हर एक टॉपिक के जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां आपको सारी अपडेट्स इंक्लूडिंग नोट्स मिल जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 3। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेपर प्रेशर। सबसे पहले हम वेपर प्रेशर करेंगे, उसके बाद हम बेटा टॉपिक करेंगे रोल्ट्स लॉ। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज वेपर प्रेशर। बात समझिएगा, अगर मान लीजिए हम लेंगे एक लिक्विड, मान लीजिए ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर यहां पे कोई लिक्विड है, मान लीजिए वाटर लिया मैंने, ये हमने लिया वाटर, वाटर एक लिक्विड है और ये है सरफेस ऊपर, ठीक है। नाउ अंडर गिवन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, मान लीजिए कुछ टेम्परेचर है बाहर 20 डिग्री 25 डिग्री, चलो हम रूम टेम्परेचर लेते हैं। यहां पर जो ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, गौर से, ये जो यहां लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स बेटा रैंडमली मूव करते हैं ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी। और कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो इस लिक्विड फेज से बाहर निकलकर वेपर फेज में चले जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवोपरेशन। तो जैसे जैसे इवोपरेशन होती है तो जो ऊपर इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर आपको वेपर्स मिलेंगे। अब ये जो वेपर्स है ना ऊपर, ये वेपर्स भी जिगजैग मोशन में होंगे, रैंडम मोशन में होंगे, ये इन वॉल्स के साथ टकराएंगे, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये जो वेपर्स हैं ये इस लिक्विड के सरफेस पर बेटा प्रेशर क्रिएट करेंगे। और उसके बाद क्या होगा, कुछ वेपर मॉलिक्यूल्स आएंगे, वो इस लिक्विड सरफेस को हिट करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से आपके जो वेपर मॉलिक्यूल्स है वो वापस लिक्विड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो यहां 2 अपोजिंग प्रोसेसेस होती है, लिक्विड से मॉलिक्यूल्स एस्केप हो जाएंगे तो वो वेपर फेस में चले जाएंगे, और वेपर फेस से वापस मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेस में आ जाएंगे, उसको बेटा कंडेंसेशन कहते हैं। एक स्टेज आएगा, जितने बेटा याद रखना, जितने मॉलिक्यूल्स इवोपरेट हो जाएंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स कंडेंस हो जाएंगे। दैट मीन्स जो रेट ऑफ इवोपरेशन है दैट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। That stage is called as the equilibrium stage when the rate of evaporation is equal to rate of condensation। देखो पहले लिक्विड मॉलिक्यूल्स एस्केप हो जाएंगे, वो वेपर्स बनाएंगे, उसके बाद जो वेपर्स हैं वो लिक्विड के सरफेस के साथ टकराएंगे और वापस ये वेपर्स लिक्विड स्टेट में चले जाएंगे। एक स्टेज आता है जब ये रेट ऑफ इवोपरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर आ जाएगा, उस स्टेज को कहते हैं इक्विलिब्रियम। उस इक्विलिब्रियम स्टेज पे जो ये वेपर्स इस लिक्विड के सरफेस के अबो जो ये वेपर्स प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। जैसे कि हमने यहां पे डेफिनेशन में समझाया है, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर exerted by the vapor gas phase of a liquid when it is in equilibrium with the liquid phase at a given temperature in a closed container। तो हम क्या करेंगे, एक क्लोज्ड कंटेनर लेंगे, उसमें हम लेंगे कोई लिक्विड, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एस्केप हो जाएंगे, इवोपरेशन हो जाएगी, फिर वो जो वेपर्स हैं कुछ मॉलिक्यूल्स लिक्विड के सरफेस के साथ टकराएंगे तो वो कंडेंस हो जाएंगे। एक स्टेज आएगा जितने मॉलिक्यूल्स लिक्विड से वेपर फेस में चले जाएंगे उतने ही वेपर फेस से लिक्विड में चले जाएंगे, यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। उस स्टेज को कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज। इस इक्विलिब्रियम स्टेज पे जो ये वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करेंगे अबव द सरफेस ऑफ दिस लिक्विड, जो आपस में इक्विलिब्रियम में है, इसी को कहते हैं वेपर प्रेशर।
नाउ जैसे कि हमने यहां पे बताया, एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ इवापोरेशन इक्वल इज द रेट ऑफ कंडेंसेशन। ये तो मैंने अभी बता दिया कि इक्विलिब्रियम स्टेज पे जितने मॉलिक्यूल्स लिक्विड से वेपर फेस में चले जाएंगे उतने ही वेपर फेस से लिक्विड में चले जाएंगे, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। उसके बाद वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर एंड द नेचर ऑफ लिक्विड, नॉट ऑन द अमाउंट ऑफ लिक्विड। देखिए इसका मतलब क्या है, आप अमाउंट कितना ले लो, 1 किलो पानी ले लो, 2 किलो पानी ले लो, या कोई भी लिक्विड आप ले लो, 1 किलो 2 किलो 3 किलो, ये अमाउंट ऑफ लिक्विड पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता है। ये दो कंडीशंस पे डिपेंड करता है। नंबर 1, आपने कौन सा लिक्विड लिया, व्हाट इज द नेचर ऑफ लिक्विड। जैसे वाटर, इसका वेपर प्रेशर अलग होगा, जैसे अल्कोहल, इसका वेपर प्रेशर अलग होगा, ईथर, इसका वेपर प्रेशर अलग होगा, जैसे एसीटोन, इसका वेपर प्रेशर अलग होगा। यानी नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है वेपर प्रेशर। दूसरा, आपने क्या टेम्परेचर सेट किया है, इज इट 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, तो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे वेपर प्रेशर डिफरेंट आ जाएगा। नाउ उसके बाद हमें यहां पे लर्न करना है फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब बात समझ लीजिएगा, सबसे जो पहला फैक्टर है दैट इज नेचर ऑफ लिक्विड। मैं आपको एक चीज बता दूं, मान लीजिए ये हमने लिया एक बीकर, ये हमने लिया दूसरा बीकर। इस बीकर में हमारे पास है वाटर मॉलिक्यूल्स और इस बीकर में मान लीजिए हमारे पास है एसीटोन। ठीक है, अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इनकी जो एस्केपिंग टेंडेंसी है वो कम होगी। अगर एस्केपिंग टेंडेंसी कम होगी तो ज्यादा वेपर्स इवापोरेट नहीं हो जाएंगे और वेपर प्रेशर कम आएगा। लेकिन एसीटोन जो होता है इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होते हैं, इसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। एज अ रिजल्ट इनकी जो एस्केपिंग टेंडेंसी है वो ज्यादा होगी। तो जब एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी तो ज्यादा से ज्यादा वेपर्स आ जाएंगे ऊपर, और अगर वेपर्स ज्यादा ऊपर आ गए तो इसका मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा मिलेगा। कुल मिला के बात यह है, जो वेपर प्रेशर है इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एक लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी कम होगी, तो इवेपोरेशन ज्यादा नहीं होगा, ऊपर वेपर ज्यादा नहीं आएंगे, तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा उतना वेपर प्रेशर कम। तो नेचर ऑफ लिक्विड पे तो डिपेंड करता है। तो यहां पे हम अगर देखेंगे लिक्विड्स with weak intermolecular forces जैसे अल्कोहल एंड ईथर have molecules that escape easily into vapor phase। जैसे अल्कोहल है, जैसे ईथर है, इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होते हैं जिसकी वजह से इनके मॉलिक्यूल्स इजीली एस्केप हो जाते हैं और ऑब्वियसली वेपर प्रेशर हाई होगा, सो वेपर प्रेशर इज हाई। इसी तरह से लिक्विड्स विद स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जिन लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जैसे आपके पास वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वहां स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, या ग्लाइसरॉल, ग्लाइसरॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वहां भी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो वाटर और ग्लाइसरॉल है, इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, तो इनके मॉलिक्यूल्स इजीली एस्केप नहीं हो जाएंगे, एस्केपिंग टेंडेंसी बहुत कम होगी, तो ऊपर वेपर्स कम बन जाएंगे, तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो सबसे पहला फैक्टर जिस पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है वो है नेचर ऑफ लिक्विड, और वहां मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये चीज याद रखिएगा, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है जिस पे बेटा वेपर प्रेशर डिपेंड करता है दैट इज टेम्परेचर, वो है बच्चा मेरा टेम्परेचर। नाउ बात समझिए, बड़ा सिंपल है। ये लिया मैंने एक कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर ये कोई लिक्विड है, मान लीजिए ये कोई लिक्विड है। अब ये जो लिक्विड है इनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है टू द टेम्परेचर। अगर बेटा हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो जब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना, ये दूर दूर भागना चाहेंगे।
काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ेगा, तो जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो उसके बाद ये इजीली एस्केप हो जाएंगे। मतलब याद रखिए, जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी और जो इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी है वो बढ़ेगी। ऑब्वियसली जो इवोपरेशन रेट है वो बढ़ेगी, तो ऊपर वेपर्स ज्यादा आएंगे और वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे याद रखेंगे आप, जितना आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो दूर दूर भागेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा, एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी, तो इवोपरेशन भी ज्यादा हो जाएगी। अगर इवोपरेशन ज्यादा हो जाती है तो ऊपर वेपर्स भी ज्यादा आएंगे, ऊपर अगर वेपर्स भी ज्यादा होंगे तो वो डांसिंग मोशन ज्यादा करेंगे, वॉल्स को ज्यादा स्ट्राइक करेंगे, तो प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो वही हमने यहां पे नोट किया है, as temperature increases the kinetic energy of molecules increases। टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। more molecules overcome intermolecular forces to enter vapor phase। जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना ज्यादा, तो वो ओवरकम करेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा इवापोरेट हो जाएंगे। सो वेपर प्रेशर इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। और हां, एट बॉइलिंग पॉइंट, जब भी किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है वहां जो वेपर प्रेशर होता है ना, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो ये हमने आपको सिखाया व्हाट इज वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है बच्चा मेरा। तो अब हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड में बार बार रिपीट क्वेश्चन होता है, दैट इज रोल्ट्स लॉ। रोल्ट्स लॉ क्या है, चलो हम लर्न करेंगे। देखो बेटा, मैं लेता हूं एक सॉल्यूशन, मान लीजिए ये एक सॉल्यूशन हमने लिया और इस सॉल्यूशन के अंदर हम दो कंपोनेंट्स लेंगे, एक लेंगे कंपोनेंट ए सॉल्वेंट, एक लेंगे कंपोनेंट बी सॉल्यूट, और हम बनाएंगे एक सॉल्यूशन। मान लीजिए सॉल्यूशन बना लिया। अब इस सॉल्यूशन के अंदर आपको ये ना मॉलिक्यूल्स मिलेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के। से फॉर एग्जांपल ये मैंने मॉलिक्यूल्स बनाए कंपोनेंट ए के और कंपोनेंट बी के, तो बना लिया हमने एक सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट से, एक है कंपोनेंट ए सॉल्वेंट, एक है कंपोनेंट बी सॉल्यूट। सपोज करते हैं इस सॉल्यूशन में जो ये कंपोनेंट ए है इसका मोल फ्रैक्शन है काई ए। ऑब्वियसली अगर सॉल्यूशन बना लिया, इसमें कंपोनेंट ए है सॉल्वेंट है, इसके कुछ मोल्स होंगे, कंपोनेंट बी सॉल्यूट है, इसके कुछ मोल्स होंगे, तो मोल फ्रैक्शन आपको पता है निकाला जाता है। तो सपोज करते हैं इस कंपोनेंट ए का जो मोल फ्रैक्शन है दैट इज काई ए, और कंपोनेंट बी का जो मोल फ्रैक्शन है दैट इज काई बी। अब अगर ये जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, कंपोनेंट ए और बी सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है, अगर ये दोनों वोलाटाइल होंगे, अब अगर ये दोनों वोलाटाइल होंगे तो दोनों के मॉलिक्यूल्स एस्केप हो जाएंगे, इवापोरेट हो जाएंगे, तो ऊपर यहां आपको दोनों के वेपर्स मिलेंगे, कंपोनेंट ए के भी वेपर्स मिलेंगे, कंपोनेंट बी के भी वेपर्स मिलेंगे। तो जब इस सॉल्यूशन के सरफेस पे देखेंगे तो वेपर्स दोनों के होंगे, कंपोनेंट ए के भी वेपर्स होंगे, कंपोनेंट बी के भी वेपर्स होंगे। तो जो ऊपर वेपर प्रेशर होगा वो प्रेशर दोनों के जरिए होगा, कंपोनेंट ए के जरिए भी वेपर प्रेशर होगा, कंपोनेंट बी के जरिए भी वेपर प्रेशर होगा। अब कंपोनेंट ए के जरिए कितना वेपर प्रेशर होगा वो बेटा रोल्ट्स लॉ बताएगा, कंपोनेंट बी के जरिए कितना वेपर प्रेशर होगा वो रोल्ट्स लॉ बताएगा। सपोज करते हैं कंपोनेंट ए के जरिए जो वेपर प्रेशर है, आई विल रिप्रेजेंट दैट बाय पी ए, यानी कंपोनेंट ए के जरिए जो वेपर प्रेशर ऊपर होगा दैट इज पी ए, और कंपोनेंट बी के जरिए जो वेपर प्रेशर होगा दैट इज पी बी। और याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू रोल्ट्स लॉ, जो ये कंपोनेंट ए के जरिए वेपर प्रेशर होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, यानी ए के जरिए जो वेपर प्रेशर होगा वो डिपेंड करता है कि ए का मोल फ्रैक्शन क्या है सॉल्यूशन में। जितना वो मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उतना वो वेपर प्रेशर ए के जरिए ज्यादा होगा। दैट मींस अकॉर्डिंग टू रोल्ट्स लॉ, partial pressure of component A is directly proportional to chi A, यानी कंपोनेंट ए के जरिए कितना वेपर प्रेशर होगा वो डिपेंड करता है इस कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में कितना है। वही हमने लिखा यहां पे कि
partial vapor pressure of component A is directly proportional to chi A. अब अगर हम प्रोपोर्शनलिटी खत्म करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं पी ए इक्वल टू कांस्टेंट लिखेंगे हम पी नॉट ए इंटू हो जाएगा काई ए। ये बन जाता है हमारा स्टेटमेंट इक्वेशन रोल्टस लॉ का। यानी अकॉर्डिंग टू रोल्टस लॉ, पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन बनाओ, उसमें दो कंपोनेंट्स होंगे, हर एक कंपोनेंट के जरिए जो वेपर प्रेशर होगा वो डिपेंड करता है कि उसका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में कितना है। जैसे कि मैंने यहां पे कंपोनेंट ए लिया, ये वोलाटाइल है, ये इसके वेपर्स उठेंगे तो इसके जरिए वेपर प्रेशर होगा। अकॉर्डिंग टू रोल्टस लॉ, पी ए यानी पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट ए, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं ना कि जो पी बी है यानी पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट बी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, दैट इज काई बी। तो प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करो, पी बी विल बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू काई बी। तो ये बन गया रोल्टस लॉ का एक और मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो अब इसीलिए आप पहले डेफिनेशन पे गौर कीजिए। रोल्टस लॉ स्टेट्स दैट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, चाहे कंपोनेंट ए के जरिए जो ऊपर वेपर प्रेशर होगा या कंपोनेंट बी के जरिए जो ऊपर वेपर प्रेशर होगा किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। सो दिस इज रोल्टस लॉ। तो रोल्टस लॉ रिलेशन देता है पार्शियल वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन। तो हमेशा याद रखो, जब भी आप कोई सॉल्यूशन बनाएंगे उस सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट के जरिए जो वेपर प्रेशर होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। तो अगर हम देखेंगे मैथमेटिकल फॉर्मूला हमने लिखी पी ए इज इक्वल टू काई ए इंटू पी नॉट ए, और जहां टर्मिनोलॉजी पी ए का मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, अच्छा काई ए का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन, अच्छा पी नॉट ए का मतलब क्या होता है, इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए। यहां तो हमने सॉल्यूशन में ये लिया क्योंकि यहां ए और बी सोल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स किया, सॉल्यूशन बना लिया और हमने यहां पार्शियल वेपर प्रेशर निकाला। अगर हम इसी कंपोनेंट ए को सेपरेटली लेंगे, प्योर स्टेट में लेंगे सेम कंडीशंस पे, वहां इसका सेम कंडीशंस पे क्या वेपर प्रेशर आएगा उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी नॉट ए सी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ टोटल प्रेशर, जो टोटल वेपर प्रेशर होगा, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। इसका मतलब समझो, सपोज ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर हमने कंपोनेंट ए लिया, कंपोनेंट बी लिया, ये कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स है। कंपोनेंट ए अगर वोलाटाइल है तो इसके वेपर्स भी ऊपर आएंगे, वो जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे दैट इज पी ए। कंपोनेंट बी भी अगर वोलाटाइल है, इसके वेपर्स भी ऊपर आएंगे तो उनके जरिए जो पार्शियल प्रेशर होगा दैट इज पी बी। तो अब जो ऊपर टोटल वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी द सम ऑफ दीज पार्शियल प्रेशर्स, दैट मीन्स जो टोटल प्रेशर होगा पी टी दैट विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ठीक है ना। और हमको मालूम है ऊपर देखो पी ए किसके बराबर है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए। तो हम लिख सकते हैं टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी बी किसके बराबर है, जरा देखो, ये देखो पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट बी दैट इज इक्वल टू पी नॉट बी काई बी। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ रोल्टस लॉ। ठीक है, तो ये रोल्टस लॉ है। सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट बता दिया, मैंने लॉ को समझाया, उसके बाद इसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस दो है, इनको बेटा दिमाग में रखो, ये पूछी जा सकती है। यहां एक और, उसके बाद हमने ये टर्म समझ ली, पी ए क्या होता है, काई ए क्या होता है, पी नॉट ए क्या होता है, उसके बाद हमने टोटल प्रेशर निकाला। ठीक है, नाउ हम आगे बढ़ेंगे। रोल्टस लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस, इट इज वेरी सिंपल। देखिए लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। सपोज आपने ये बना लिया एक सॉल्यूशन, मान लीजिए ये सॉल्यूशन बना लिया आपने, इसमें कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट बी है, कंपोनेंट ए भी लिक्विड और कंपोनेंट बी भी लिक्विड। मान लीजिए आपने वाटर और अल्कोहल को मिलाया, वाटर भी लिक्विड है, अल्कोहल भी लिक्विड है, इसी को लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे।
अब ऑब्वियसली अगर ये लिक्विड्स है, सपोज कंपोनेंट ए ये भी वोलाटाइल, कंपोनेंट बी ये भी वोलाटाइल, कंपोनेंट ए के जरिए भी पार्शियल प्रेशर होगा दैट इज पी ए, कंपोनेंट बी के जरिए भी वेपर प्रेशर होगा दैट इज पी बी। तो अगर हम देखेंगे मैंने अभी ऊपर पढ़ाया जो पी ए होगा, जो पी ए होगा दैट इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए अकॉर्डिंग टू रोल्टस लॉ, और जो पी बी होगा दैट विल बी इक्वल टू पी नॉट बी काई बी, जो ऊपर अभी मैंने समझाया। तो अगर टोटल प्रेशर निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर कंपोनेंट ए के जरिए भी प्रेशर होगा वेपर प्रेशर, कंपोनेंट बी के जरिए भी वेपर प्रेशर होगा, तो टोटल प्रेशर आएगा पी ए प्लस पी बी। तो यहां पी ए की वैल्यू दे दो और यहां पी बी की वैल्यू दे दो, आपको इक्वेशन निकल आएगी। तो चलिए देखते हैं हमने किस तरह से इसका नोट बनाया है। फॉर लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन, अगर हमारे पास लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन है जिसमें सोल्यूट भी लिक्विड सॉल्वेंट भी लिक्विड, कंटेनिंग टू वोलाटाइल लिक्विड्स, वोलाटाइल का मतलब दोनों जो लिक्विड्स हम ले रहे हैं वो इवापोरेट हो जाएंगे, उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी है, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसे कि कंपोनेंट ए लिया कंपोनेंट बी लिया। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, जैसे कि हमने बता दिया पी ए पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट ए इट इज इक्वल टू काई ए पी नॉट ए। इसी तरह से कंपोनेंट बी के जरिए जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा दैट इज काई बी इंटू पी नॉट बी, ठीक है। तो अगर टोटल प्रेशर निकालना होगा कैसे निकालेंगे जरा बताइए, दो लिक्विड्स में अगर टोटल वेपर प्रेशर निकालना होगा, सो टोटल वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ए प्लस पार्शियल प्रेशर ड्यू टू बी, और हमें पता है पी ए किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए, और पी बी किसके बराबर है, दैट इज पी नॉट बी काई बी, ठीक है ना। अच्छा हमको यह भी पता है काई ए प्लस काई बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो अगर काई ए निकालेंगे वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा 1 माइनस काई बी। तो हम इस इक्वेशन में काई ए की वैल्यू यहां दे सकते हैं, तो ये इक्वेशन इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, पी नॉट इंटू काई ए की वैल्यू क्या है 1 माइनस काई बी प्लस वही इक्वेशन पी नॉट बी काई बी। ये भी एक और मैथमेटिकल इक्वेशन जो रॉल्टस लॉ की है। अच्छा ये तो पता ही है, ये मैंने बोला पी नॉट ए और पी नॉट बी का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए और बी। देखो यहां आपने बना लिया है इनका सॉल्यूशन, अगर हम इनको सेपरेटली लेंगे यानी एक बीकर लेंगे उसमें लेंगे सिर्फ कंपोनेंट ए प्योर स्टेट में, और बी उस मतलब दूसरा बीकर लेंगे उसमें लेंगे प्योर कंपोनेंट बी, वहां सेम कंडीशंस पे जो वेपर प्रेशर आएगा वही रिप्रेजेंटेशन होती है पी नॉट ए पी नॉट पी। इसी तरह से अगर काई ए और काई बी देखेंगे, काई ए जो है दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, काई बी जो होता है दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। तो कुल मिला के हमने रोल्टस लॉ से यह सीखा कि जो सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट इज मोल फ्रैक्शन। जितना कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में ज्यादा है उतना वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो इसका मतलब अगर मैं ग्राफ भी डालूं सी इस तरह से, यहां अगर रिप्रेजेंट करेंगे वेपर प्रेशर, यहां रिप्रेजेंट करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। जितना मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा उतना वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। इसी तरह से अगर दोनों वोलाटाइल है तो दोनों के लिए ग्राफ इसी तरह से करना है। और यहां पे देखिए, यहां पे हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया है, इस एक्सिस पे हमने वेपर प्रेशर ड्रॉ किया है और यहां मोल फ्रैक्शन, तो ये आ जाता है इसका ग्राफ। इसका मतलब क्या है, ये एक लीनियर ग्राफ है। इसका मतलब जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट का इंक्रीज होता है वैसे वैसे वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। तो ये था रोल्टस लॉ, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, रोल्टस लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। देखिए नॉन वोलाटाइल सोल्यूट एक ऐसा सोल्यूट होता है जो इवापोरेट नहीं होता है, जो एस्केप नहीं होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर हम ये बनाएंगे एक सोल्यूशन, मान लीजिए हमने एक ये सोल्यूशन बना लिया, ये सोल्यूशन बना लिया, और इसमें हमने क्या लिया, इसमें लिया हमने कंपोनेंट ए, ये है मान लीजिए वाटर, ये एक्ट करेगा सॉल्वेंट, और मैंने लिया कंपोनेंट बी, ये है मान लीजिए कोई सॉल्ट NaCl सोडियम क्लोराइड, ये है सॉल्वेंट,
और ये जो NaCl है ये है बेटा मेरा यहां पे सोल्यूट। तो इनमें जो कंपोनेंट ए है ना दैट इज वाटर, इट इज वोलाटाइल, ये एस्केप होगा, इसके वेपर्स उठेंगे। लेकिन जो ये NaCl है इट इज नॉन वोलाटाइल, इसके वेपर्स नहीं उठेंगे। तो अब आप मुझे बताइए जो ऊपर सरफेस, इस सॉल्यूशन के सरफेस के अबो किसके वेपर्स होंगे, सोल्यूट के कि सॉल्वेंट के? ऑब्वियसली सिर्फ सॉल्वेंट के होंगे, क्योंकि सोल्यूट नॉन वोलाटाइल है, इसके वेपर्स ऊपर उठेंगे नहीं। तो वही केस हमने डिस्कस करना है, रोल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। अगर आपने ऐसा सोल्यूशन बनाया जिसमें सॉल्वेंट वोलाटाइल है, यानी सॉल्वेंट एस्केप होगा, सॉल्वेंट इवोपरेट होगा, लेकिन सोल्यूट नॉन वोलाटाइल होगा, उसके वेपर्स नहीं उठेंगे। तो वही लॉ हमने यहां पे डिस्कस करना है। अब बात को समझिएगा, देखिए बेटा, अब देखिए, when a non-volatile solute is dissolved in a volatile solvent, अगर हम कोई नॉन वोलाटाइल सोल्यूट किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट में डालेंगे, मान लीजिए हमने सॉल्ट को पानी में डाला, सॉल्ट जो है नॉन वोलाटाइल है, लेकिन जो पानी है वो वोलाटाइल है, वो एस्केप हो जाएगा, उसकी इवोपरेशन हो जाएगी। तो क्या होगा? द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस बिकॉज द सोल्यूट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द वेपर प्रेशर। अब क्या होता है, अगर आप वोलाटाइल लिक्विड में नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डालेंगे ना, तो वहां जो वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ सॉल्वेंट के जरिए होगा, वो सोल्यूट के जरिए नहीं होगा, क्योंकि सोल्यूट तो नॉन वोलाटाइल है। अब ये जो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट हम ऐड करते हैं, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट जब हम ऐड करते हैं तो इससे वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का डिक्रीज होता है। मैं समझाता हूं कैसे। हैव अ लुक हियर, हैव अ लुक बेटा, इधर देखिए, इधर देखिए। अगर मान लीजिए हमने बना लिया एक सॉल्यूशन, ये बना लिया, इसमें हमने यहां पे एक सॉल्यूशन बना लिया। कैसे बना लिया? यहां पे लिया हमने वाटर, दिस इज प्योर वाटर, और मान लीजिए ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है, और ये है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है बेटा वाटर। और याद रखना ये जो सॉल्वेंट है इट इज वोलाटाइल, वोलाटाइल का मतलब ये एस्केप होगा, इसके वेपर्स ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें बेटा डिसॉल्व करेंगे नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, सपोज NaCl, और ये है मान लीजिए इसके पार्टिकल्स, दिस इज नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। तो सरफेस पे ये नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऑक्यूपाई हो जाएंगे। नाउ अब क्या होगा, देखो वाटर के मॉलिक्यूल्स एस्केप हो जाएंगे, ये देखो मैं रेड कलर से दिखाता हूं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स एस्केप हो जाएंगे। तो ऊपर जो इस सॉल्यूशन के सरफेस के अबो यहां सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे, यहां सिर्फ वाटर के वेपर्स होंगे, क्योंकि ये तो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है NaCl, इसके वेपर्स ऊपर नहीं आएंगे। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब ये नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के पार्टिकल सरफेस पे आते हैं ना, तो ये सॉल्वेंट को ऊपर एस्केप होने नहीं देते, जिसकी वजह से ऊपर ज्यादा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल नहीं आते हैं, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। इसीलिए हमेशा याद रखो, जब नॉन वोलाटाइल सोल्यूट प्योर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं ना, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, यह कम हो जाता है। तो यही हमने यहां पे रिप्रेजेंट किया। देखिए, when non-volatile solute is dissolved in volatile solvent, the vapor pressure of solvent decreases, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, क्योंकि ये जो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं ये सरफेस पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को ब्लॉक करते हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी ब्लॉक होती है, जिसकी वजह से सॉल्वेंट ज्यादा ऊपर इवोपरेट नहीं हो पाता है। नाउ the relative lowering of vapor pressure of solution is directly proportional to the mole fraction of solute. Now ये जो relative lowering होती है ना वेपर प्रेशर की, that is directly proportional to the mole fraction of solute. अब याद रखिए, जितना यहां पे सोल्यूट ज्यादा से ज्यादा ऐड करेंगे, उतना सरफेस पे नॉन वोलाटाइल सोल्यूट पार्टिकल ज्यादा आ जाएंगे, उतना वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी ब्लॉक करेंगे, उतना ऊपर सॉल्वेंट के वेपर्स कम आएंगे, और उतना वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो दिस इज हाउ व्हाट हैपेंस व्हेन अ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज एडेड टू प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहां पे मैंने जो इक्वेशन दी है P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट, इसको कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दैट इज इक्वल टू Chi B। Chi B इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। जैसे P नॉट क्या होता है,
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P क्या होता है, इट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और काई बी क्या होता है, इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। चलो मैं एक डिराइवेशन कर लेता हूं, पहले ये दो पॉइंट्स देखो। सिंस सॉल्यूट इज नॉन वोलाटाइल, जो हम सॉल्यूट ऐड करते हैं वो नॉन वोलाटाइल है, इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू वेपर प्रेशर, ये तो वेपर प्रेशर में कुछ कंट्रीब्यूट करेगा ही नहीं। Only solvent molecules escape into vapor phase, सिर्फ solvent molecules vapor phase में चले जाएंगे। Now अब हम यहां पे एक डिराइवेशन करेंगे, समझ लो। ये बना लिया अब हमने एक सॉल्यूशन, ठीक है। इस सॉल्यूशन के अंदर देखिए, यहां पे कंपोनेंट ए है, ये है सॉल्वेंट, और कंपोनेंट बी है, ये है सॉल्यूट। सिर्फ ऊपर किसके वेपर्स आएंगे, कंपोनेंट ए के वेपर्स आएंगे, ठीक है। और ये जो कंपोनेंट बी है, इसके वेपर्स ऊपर नहीं आएंगे। इस सॉल्यूशन में कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन काई ए से रिप्रेजेंट करता हूं, कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन काई बी से रिप्रेजेंट करता हूं। नाउ अकॉर्डिंग टू रोल्टस लॉ हमें मालूम है यहां पी बी नहीं होगा, बी के जरिए कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि इसके वेपर्स ऊपर आएंगे नहीं। तो अकॉर्डिंग टू रोल्टस लॉ अगर हम यहां देखेंगे, यहां सिर्फ जो वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ सॉल्वेंट के जरिए होगा, कंपोनेंट ए के जरिए। तो अकॉर्डिंग टू रोल्टस लॉ जो प्रेशर होगा ड्यू टू कंपोनेंट ए, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए। एम आई राइट? चलिए ठीक है। नाउ ये जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा दैट इज ओनली ड्यू टू कंपोनेंट ए, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी खत्म करेंगे। सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी खत्म तो कांस्टेंट आएगा, दैट इज पी नॉट ए इंटू काई ए, ठीक है। सो पी एस क्या होता है यहां पे, इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन। व्हाट इज पी नॉट ए, इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए। यानी अगर हम ए सॉल्वेंट को अलग सेपरेट प्योर स्टेट में लेंगे, सेम कंडीशन पे क्या वेपर प्रेशर होगा, दैट इज पी नॉट ए। और काई ए क्या है, काई ए है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ा सा रिशफल करेंगे। ये जो पी नॉट ए है ना, इसको नीचे ले आएंगे, तो इक्वेशन बनेगी पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू काई ए। तो आगे डेरिवेशन बढ़ाएंगे। देखिए बेटा, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे पास एक इक्वेशन है, काई ए इज इक्वल टू, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। आपको पता है काई ए प्लस काई बी इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे इन दोनों इक्वेशंस को, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को, इसको हम सबट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम 1। सो मैं लिखूंगा यहां पे सबट्रैक्ट बोथ साइड्स फ्रॉम 1, ठीक है। अब बताओ ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसको भी 1 से सबट्रैक्ट करना है। सो 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस काई ए। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वी विल गेट पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस काई ए किसके बराबर होता है, शाबाश, यहां से निकाल सकते हो। अगर हम यहां देखेंगे काई ए को इधर ले जाओ तो काई बी निकल आएगा, किसके बराबर, 1 माइनस काई ए। सो दैट विल बी इक्वल टू काई बी। ये वही इक्वेशन है जो मैंने आपको यहां पे पहले दी, ये देखो ये इक्वेशन। अब यहां टर्म्स को समझ लीजिएगा, टर्म्स को समझ लीजिएगा। ये जो पी नॉट ए है, इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए। ये जो पी एस है, इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और ये जो काई बी है यहां पे, इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। नाउ यहां पे जो पी नॉट ए माइनस पी एस है, पी नॉट ए इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी एस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसको कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज हो गया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नाउ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, इसको हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
तो इस तरह से हमने डिटेल में रोल्टस लॉ को डिस्कस किया। सबसे पहले हमने सीखा व्हाट इज वेपर प्रेशर, उसके बाद हमने सीखा व्हाट इज रोल्टस लॉ। रोल्टस लॉ में हमने दो केसेस पढ़े, एक तो केस पढ़ा लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन और एक हमने केस पढ़ा सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें सोल्यूट सॉलिड है, सॉल्वेंट लिक्विड है। तो दोनों केसेस हमने यहां पे डिस्कस करे। सो वी आर डन विद द वेपर प्रेशर एंड वी आर डन विद द रोल्टस लॉ, और रोल्टस लॉ में हमने दोनों केसेस आपको समझाए। तो जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक के जो नोटिस है जो आपके सामने मैंने पढ़ाया, ये नोटिस आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मिलेंगे। तो कल नया टॉपिक पढ़ेंगे, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।